गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो भारतीय इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मौर्य साम्राज्य। मौर्य काल का राजनीतिक इतिहास, मौर्य काल का प्रशासनिक और सांस्कृतिक पक्ष। जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ शुरुआत के परिचय से ही आप देख सकते हैं कि लगभग 321 बीसी से लेकर 185 बीसी के बीच में, या कुछ इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, कुछ 322 से लेकर 184 तक भी कह देते हैं, यानी कि लगभग आज से 2320 साल पहले की बात है कि भारत एक अखिल भारतीय रूप में संगठित हुआ और एक राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया हुई। आप मैप में देख सकते हैं कि जो ये मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश से लेकर दक्षिण भारत और आज का अफगानिस्तान और ऑलमोस्ट कुछ एरिया वेस्ट जो सेंट्रल एशिया है वहां का गुजरात तक ये एरिया फैला हुआ था। तो इतना बड़ा साम्राज्य, भारत के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा साम्राज्य बना और उसकी लीडरशिप मिली चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य को। जब हम उस काल के साहित्य को देखते हैं, सबसे पहली बात तो इसमें यह देखने की है कि क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं। तो क्वेश्चंस इस टॉपिक में जो बनते हैं वो जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य सिविल सेवा के लिए और राज्य सेवाओं के लिए और विश्वविद्यालयों के लिए। तो विश्वविद्यालयों का जो पैटर्न है वो अभी तक हमारा सामान्य पैटर्न रहता है, जहां पर हम प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, जिन विश्वविद्यालयों में छोटे प्रश्न आते हैं, राजस्थान में खास करके, कि भाई 15 शब्दों के प्रश्न हैं या 50 के हैं या 400 के हैं या कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, एक पैटर्न तो ये रहता है जिसे हम इस फॉर्मेट में देख सकते हैं। और जब हम सिविल सेवा की बात करते हैं तो वहां आजकल अभी भी ऑप्शनल है, इससे वहां पर कुछ अलग प्रकृति के प्रश्न होते हैं। तो जैसा मैंने प्रश्नों की प्रकृति को बताया कि प्रश्नों की प्रकृति कैसे आती है, उदाहरणार्थ यहाँ पर जो एक सवाल एक बार यूपीएससी में आईएएस में आया हुआ है कि अभिलेखों के आधार पर ये जो मौर्यों की सीमा है उसका निर्धारण करना है। कौन से अभिलेखों के आधार पर? अशोक के अभिलेखों के आधार पर। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जब हमें अभिलेखों की जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम एपिग्राफी कहते हैं, अभिलेख विज्ञान कहते हैं, अभिलेख शास्त्र कहते हैं। तो उसके आधार पर हमको निकालना है। जब हम इसी तरह के अन्य प्रश्नों को देखते हैं, मौर्य काल में ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो यूपीएससी में बनते हैं, और खास करके जो प्रश्न हिस्टोग्राफी के प्रश्न बनते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण और निर्णायक होते हैं। मार्क्स लाने में उन क्वेश्चंस का महत्वपूर्ण योगदान होता है जब क्वेश्चंस की डीलिंग हिस्टोग्राफी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे उदाहरणार्थ कि ये क्वेश्चन दिया जाए कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल के इतिहास लेखन के विविध आयामों को स्पष्ट कीजिए। मौर्य काल के इतिहास लेखन के विविध आयामों को स्पष्ट कीजिए। या एक बार, ये तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूं, एक बार ये प्रश्न आया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र, मैगस्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य काल की समीक्षा करनी थी। यह था प्रश्न। तो यहां पर हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि जो पहला टॉपिक हम लेंगे मौर्य साम्राज्य के लिए वो है इसके इतिहास लेखन का। इतिहास लेखन हमें कैसे पता लगा, हम कहां से जानते हैं इतिहास को? हमने जाना कहां से? दरअसल इतिहास हमें कुछ स्रोतों से मिलता है, इतिहास हमें कुछ जानकारियों से मिलता है, कुछ साक्ष्यों से मिलता है। जैसे कोई चीज साहित्य में है, जैसे अभी मैंने अभिलेख की चर्चा की, साहित्य है, अभिलेख है, तो इसको हम इस आधार पर दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि हम यहां पर निर्धारित कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं प्राथमिक स्रोत और एक को हम कहते हैं द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज एंड प्राइमरी सोर्सेज। ये दो तरह के सोर्सेज हैं। प्राथमिक स्रोत वो कहलाते हैं जब
जो स्रोत उस काल विशेष से संबंधित हों या उस काल में लिखे गए हों, उस काल में जिनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे यहाँ पर प्राथमिक स्रोत की बात आएगी कि इसको जरा यहाँ पर ध्यान से देख लें कि प्राथमिक स्रोत क्या क्या आएंगे। जैसे अभी मैंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा की, तो वो किस में आएगा? प्राथमिक स्रोत में आएगा। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका है, अशोक के अभिलेख हैं, उस काल का जो बौद्ध और जैन साहित्य है वो क्या बताता है इसके बारे में, वो प्राथमिक स्रोत में है। जैसे सिंहली साहित्य है, दक्षिण का साहित्य है, दक्षिण परंपरा का साहित्य है, उत्तर परंपरा का साहित्य है, तिब्बत का साहित्य है। जो विदेशी अगर भारत में आए हैं, जैसे मेगास्थनीज के अलावा और भी डाइमेकस जैसे लोग बाद में आए हैं, तो ये लोग मौर्यों के बारे में क्या बताते हैं। तो विदेशियों की नजर में क्या है, भारतीयों की नजर में क्या है, इसको हम प्राथमिक स्रोत में देंगे। जब हम द्वितीयक स्रोत की बात करते हैं तो द्वितीयक स्रोत में अनेक जो पक्ष आते हैं, वो जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि जब अंग्रेजों ने इतिहास देखना शुरू किया, जब यूरोपियंस ने इतिहास देखना शुरू किया, तो उनकी दृष्टि में कैम्ब्रिज अप्रोच रही या उनकी दृष्टि में साम्राज्यवादी अप्रोच रही। तो कैम्ब्रिज अप्रोच वाले हिस्टोरियंस हैं, साम्राज्यवादी हिस्टोरियंस हैं, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं और अन्य और विचारधाराओं के लोग हैं जिन्होंने इतिहास को, इस काल के इतिहास को समझा और देखा। तो इस पूरी प्रक्रिया में हम पहले थोड़ा सा प्राथमिक स्रोतों की चर्चा कर लेते हैं कि मौर्यों के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत क्या किस रूप में आते हैं। यहां पर ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो देख लेते हैं ब्राह्मण साहित्य क्या कहता है उस काल का। ब्राह्मण साहित्य जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, पुराण है या राजतरंगिणी है, बहुत बाद में आती है। और इस ब्राह्मण साहित्य को, क्योंकि अधिकांश साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो इसलिए संस्कृत साहित्य भी इसको कह दिया जाता है। तो ये ब्राह्मण साहित्य हो गया। इसके बाद बौद्ध एवं जैन साहित्य हो गया, विदेशी यात्रियों का वृतांत हो गया, विदेशी वृतांत, इसमें यात्री भी आ जाएंगे, प्रशासक भी आ जाएंगे। जैसे मेगास्थनीज, डाइमेकस और बहुत बात के और लोग भी हैं जिन्होंने इसके बारे में लिखा है। मौर्योत्तर काल में जो लोग भारत में आए या जिन्होंने ग्रीक और रोमन जगहों पर बैठ करके भारत के बारे में लिखा, मौर्यों के साथ उनके संपर्क के बारे में लिखा, उसको विदेशी वृत्तांत पे कह सकते हैं हम। इसके अलावा यहां पर एक बात और आती है, तिब्बती साहित्य, कंग्यूर, तंग्यूर, तारानाथ वगैरह सब इसमें शामिल है। इसके अलावा यहां पर एक बात आती है, सिंहली साहित्य। इसमें जैसे हम सिंहली का मतलब जो श्रीलंका से संबंधित रहा, जब भारतीय संस्कृति का प्रसार श्रीलंका की ओर हुआ। और विशेष रूप से जब हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक के दोनों बच्चे जो थे, महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की, सिंहली द्वीप की यात्रा की। और उससे पहले से भी हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का प्रसार श्रीलंका के क्षेत्र में हो रहा था। तो वहां के मठों में जो साहित्य लिखा गया उसे हम सिंहली साहित्य कहते हैं। सिंहली एक भाषा है और इसी के आधार पर सिंहली एक पूरी संस्कृति बनती है। तो इसमें जैसे हम बात करते हैं दीपवंश, महावंश। इसके अलावा अन्य बहुत तरह का साहित्य आएगा। जैसे हमने बात की अन्य साहित्य, जिसको आजकल हम क्षेत्रीय साहित्य या लोक साहित्य कह रहे हैं, क्योंकि अब पिछले कुछ सालों से, कुछ दशकों से ये इस बात को समझा जा रहा है कि हमें भारतीय स्रोतों को, भारत का जो क्षेत्रीय साहित्य है, रीजनल जो एक हिस्ट्री राइटिंग जो लिखी गई अभी तक जो प्रकाश में नहीं आई है या जिसके बारे में हमें बहुत जानकारी नहीं है, वो क्या कह रही है, क्योंकि ये स्रोत इन स्रोतों में और उन स्रोतों में अंतर नजर आएगा। इसके अलावा एक हम बात करते हैं अभिलेखीय स्रोत, मौर्यकालीन अभिलेख। अभिलेख मुख्य रूप से तो अशोक के अभिलेख आते हैं
अशोक ने 4 तरह के अभिलेख मुख्य रूप से लिखवाए, वैसे तो 5 कहते हैं लेकिन 4 तरह के अभिलेख मुख्य रूप से लिखवाए। इसके अलावा इन अभिलेखों को लिखने की प्रक्रिया चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरू की थी, जिसके जमाने में शाहगौरा का जो अभिलेख खास करके आता है, महास्थान और शाहगौरा का अभिलेख, जिसमें अकाल राहत का उस जमाने में उल्लेख मिलता है, अनाज वितरण का उल्लेख मिलता है। जैसे आज के युग में हम पीडीएस की बात करते हैं, जैसे आपने अभी हाल में देखा कि कोविड के पीरियड में सरकार की ओर से, स्वयंसेवी संगठनों की ओर से अनाज बांटा गया, खाद्यान्न बांटा गया। इसी तरह से सरकार की तरफ से उस वक्त क्या हुआ, अनाज का वितरण हुआ। तो अनाज का भंडारण, अनाज का वितरण, इसकी चर्चा चंद्रगुप्त मौर्य के इन 2 अभिलेखों में मिलती है। इसके अलावा अशोक के तो कई तरह के अभिलेख हैं जिनकी सेपरेटली चर्चा करेंगे। तो ये आया अभिलेख शास्त्र। इसके अलावा मुद्रा शास्त्रीय स्रोत। मौर्य काल में मुख्य रूप से एक चर्चा है जिसे हम पण कहते हैं। पण एक मुद्रा का नाम है। वैसे और तरह की कांखिणी है, पण है, बहुत तरह की मुद्राएं इस काल में चलती रही, और इन मुद्राओं के आधार पर ये इतिहास को बताने का एक तरीका है कि अगर किसी काल में हमें मुद्राएं ज्यादा मिल रही हैं, चाहे मुद्रा छोटी हो चाहे मुद्रा बड़ी हो, इसका मतलब वहां आर्थिक गतिविधि हो रही थी। अगर उनकी व्यापकता है, छोटे सिक्के बड़े सिक्के दोनों प्रकार के सिक्के मिल रहे हैं, इसका मतलब आम जन में या आम जन की जो ऑपरेशंस हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनमें एक तरह का संचालन उसका इस तरह से है कि राज्य देख रहा है या आर्थिक गतिविधियां उसकी बेहतर हैं। एक अन्य जो स्रोत आता है, इसको हम कह सकते हैं यूं कहें कि स्मारकीय स्रोत। स्मारकीय स्रोत, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि जो भारत की में अशोक की लाट है जो सारनाथ से ली गई है, और वो आज हमारे देश का राष्ट्र चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, या राज्य चिन्ह कह सकते हैं इसको, कि वो वहाँ से ली गई है, जो ये बताता है उस काल के बारे में कि उस काल में मौर्यों का जो गरिमा थी, मौर्यों का जो प्रसार था, वो अखिल भारतीय स्तर पर था। अखिल भारतीय का मतलब इसमें हम अफगानिस्तान तक को सम्मिलित करेंगे। अब एक ब्रांच प्राथमिक स्रोत के हिसाब से और आती है जिसको हमको समझना चाहिए ठीक से, वो ब्रांच है जिसे हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और सोर्सेस। पुरातात्विक स्रोत की बात सबसे इंपॉर्टेंट आती है जिसको हम ASI, भारतीय विश्वविद्यालयों में भी आजकल बहुत जगहों पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं, और जो लगातार उत्खनन का कार्य करते हैं और उत्खनन के आधार पर प्राचीन संस्कृतियों को देखने समझने का प्रयास करते हैं, नई बातें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसी प्रक्रिया में हमारे पास ये पुरातात्विक स्रोत अशोक के संदर्भ में चाहे मौर्यों के संबंध में हमारे पास आते हैं। और जैसे घेरेदार कुएं, घेरेदार कुएं एक्चुअली जब बुद्ध काल में, यानी कि द्वितीय नगरीकरण के दौरान 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लौह क्रांति हुई, लौह का प्रसार हुआ, आयरन रिवॉल्यूशन हुई, तो आयरन रिवॉल्यूशन ने आर्थिक गतिविधियों को बहुत तेजी से परिवर्तित किया। और इसी वक्त यूपी और बिहार में, खास करके ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में जो धान की खेती थी वो ट्रांसप्लांटेशन यानी प्लांटेशन पद्धति से होने लगी। इस कारण से अनाज का उत्पादन बढ़ गया। अनाज का उत्पादन बढ़ना अपने आप में इतिहास की एक लैंडमार्क को दर्शाता है। जैसे आज के युग में हम कहते हैं कि आप सबने सुना है कि हरित क्रांति जब हमारे पास 67-68 में आती है तो लगभग 1.25 गुना से लेकर 1.5 गुने से और 2-2.25 गुने तक की वृद्धि अनाज उत्पादन में होती है। ये एक बहुत बड़ी वृद्धि थी। भारत जो अनाज का आयात करता था, उस भारत के पास अनाज सफिशिएंट हो गया, और कई मामलों में हमारा कुछ चीजों का तो निर्यात भी होने लगा। तो ये जो पुरातात्विक स्रोत है, इसमें बहुत तरह की चीजें आती हैं, और इसमें जो मैंने पीछे आपको सिक्के लिखवाए थे, क्योंकि ये भी पुरातत्व के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं, तो पुरातात्विक स्रोत अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है कनिंघम। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को पढ़ना भारत में शुरू किया, समझना, देखना, खुदाई करना शुरू किया, और इन्हें ही भारत में पुरातत्व विज्ञान का पिता कहा जाता है। जब हम मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा की थी अभिलेखों की,
जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो एक इतिहासकार है भंडारकर। उन्होंने अशोक का इतिहास केवल और केवल अभिलेखों के आधार पर लिखा है। इस तरह से हम मौर्यकालीन स्रोतों को देखते, पढ़ते, समझते हैं और इसके आधार पर हम मौर्यकाल की व्याख्या करते हैं। जब ये चर्चा आती है कि द्वितीयक स्रोत क्या कह रहे हैं, द्वितीयक स्रोत में तो हम चाहे रोमिला थापर की बात कर लें, रामशरण शर्मा की बात करें, क्योंकि ज्यादातर ये लोग कम्युनिस्ट हैं, मार्क्सिस्ट जिन्होंने लिखा है इस तरह से, चाहे हम आर.एस. शर्मा की बात कर ले। इससे पहले जब हम कॉलोनियल स्कूल वालों की बात करते हैं तो उस पर स्पूनर से लेकर के, स्मिथ से लेकर के बहुत सारे लोगों ने लिखा, लेकिन उनकी अप्रोच कॉलोनियल रही, उपनिवेशवादी रही। रोमिला थापर है, आर.एस. शर्मा है, डी.डी. कोशाम्बी है, डी.डी. कोशाम्बी, उसके उपरांत के.पी. जायसवाल जैसे लोग आए और उन लोगों ने भी इसके बारे में लिखना शुरू किया। और इस तरह से जो द्वितीयक स्रोत थे वो द्वितीयक स्रोत हमारे पास मौर्यों के संबंध में आते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक बातें आती है कि इन स्रोतों के आधार पर हम मौर्यों को समझने का प्रयास करें। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको ये पूरा इतना बड़ा मौर्यों का क्षेत्र बताया है और इन मौर्यों के इस क्षेत्र को समझने के लिए हमारे पास लिटरेचर क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद मैं चर्चा कर रहा हूं कि देखिए आपके सामने आ रहा है, ये अशोक की लाट है, आज हमारा राज चिन्ह है, ये सांची का स्तूप है, मेन स्तूप है, ये मुख्य महास्तूप जिसको बोलते हैं। इनके राजनीतिक विकास के साथ साथ इतना बड़ा क्षेत्र तो इन्होंने जीता ही जीता, उसको अपने एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। इसके साथ साथ सांस्कृतिक विकास में उनका काम महत्वपूर्ण नहीं है, विदेशों से संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन। मौर्यों का महत्व इस बात से है कि उन्होंने भारत की पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करवाई और इसी के अंतर्गत हम उनके कलात्मक विकास को देख सकते हैं। यहाँ उनके ये राजाओं की सूची हमको दिखाई दे रही है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक से लेकर के और अंतिम बृहद्रथ तक। तो ये मौर्यों के संबंध में स्रोतों की चर्चा हुई। आज स्रोतों के संदर्भ में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।